बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 4 पे, काउंट कंट्रोल्ड रेपिटिशन स्ट्रक्चर्स। स्किल 20, काउंट कंट्रोल्ड रेपिटिशन यूजिंग फॉर लूप। हम पाइथन में ये टेक्निक पढ़ेंगे कि हमने लूप्स कैसे बनानी है, यानी अगर हमने अपने प्रोग्राम की कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लाइंस कह लीजिए, आसान लफ्जों में चलें, कुछ स्टेटमेंट्स मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करनी है, बार बार एग्जीक्यूट करनी है, रेपिटेटिव एग्जीक्यूशन करनी है उसकी, तो वो कैसे की जाएंगी, उसके लिए लूप्स कौन कौन सी बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो फार लूप है। और फार लूप को भी यूज करने के दो स्टाइल्स हैं। एक को हम कहेंगे काउंट कंट्रोल्ड रेपिटिशन है, दूसरी सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटिशन है। यानी मकसद ये है कि जो स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होंगी, मिसाल के तौर पे आपके प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और 10 स्टेटमेंट्स हैं। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ये है कि वो एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट तरतीब से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और 10वीं तक एक तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी। इन्हें हम कहेंगे ये एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हमने इसे रेपिटिशन बनाना है स्ट्रक्चर, यानी यूं समझ लें कि फर्ज कर लें कि एक से लेकर स्टेटमेंट नंबर 10 तक दरमियान में स्टेटमेंट नंबर 6, 7, 8, ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप कई बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। 6, 7, 8, फिर 6, 7, 8, फिर 6, 7, 8, कई बार एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद 9वीं और 10वीं स्टेटमेंट पे जाएंगे। तो हमें इशारा चाहिए स्टेटमेंट नंबर 6 से पहले और स्टेटमेंट नंबर 8 के बाद, जो बताएगा कि इन दो चीजों के दरमियान में 6 से लेकर 8 तक ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें बार बार एग्जीक्यूट करना है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमें कोई लूप चाहिए। वो लूप इस बात की निशानदेही करेगी कि इन मखसूस स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना है। और जब भी हमने किसी कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना हो, तो हमें दो में से कोई एक काम करना पड़ेगा। या तो ये बताना पड़ेगा कि कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, या ये बताना पड़ेगा कि कब तक रेपिटिशन वाली एग्जीक्यूशन करते रहें, कितनी बार करें और कब, या फिर कब तक करते रहें, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। जो काउंट कंट्रोल्ड है वो नाम से ही जाहिर है कि काउंटिंग तय है, पहले शुद्ध रेपिटिशन है और उसे कंट्रोल करना है काउंटिंग के जरिए से। 10 बार करना है, 20 बार करना है, 22 बार करना है, 6 बार करना है, कितनी बार रिपीट करना है ये हम पहले से तय कर लेते हैं। और अपने जो लूप का जो हमारी लूप होती है उसमें इशारा दे देंगे कितनी बार एग्जीक्यूट करो। दूसरा तरीका ये है कि सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटेशन, यानी हमें पहले से ये तो नहीं बता सकते हम कि कितनी बार रिपीट करो, अलबत्ता हम ये बताते हैं कि रिपीट करते रहो तब तक जब तक खास कैफियत, एक खास वैल्यू अचीव ना हो जाए या कोई खास निशानी जाहिर ना हो जाए। तो वो जो निशानी, कैफियत या वैल्यू है उसे हम कहते हैं सेंटिनल। वो जो सेंटिनल वैल्यू आ जाएगी तो हम अपनी रेपिटेशन रोक देंगे, यानी हमारी रेपिटेशन कंट्रोल हो रही है सेंटिनल के जरिए से। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि आपके प्रोग्राम में काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं और आप कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे लूप बनानी पड़ेगी जो ये पोर्शन की निशानदेही करेगी आपके कोड में कि यहां से लेकर यहां तक के पोर्शन को रिपीट करना है, और कितनी बार रिपीट करना है या कब तक रिपीट करते रहना है। अगर हम ये बता दें कितनी बार रिपीट करना है तो हमारी लूप कहलाएगी कि ये जो इसका स्टाइल है वो काउंट कंट्रोल्ड स्टाइल है, अदरवाइज जो दूसरा स्टाइल जो है वो सेंटिनल कंट्रोल्ड स्टाइल है। तीसरा कभी कभार ये हो सकता है कि हम दोनों स्टाइल रख देंगे कि तब तक एग्जीक्यूट करते रहो जब तक ये ना हो जाए, लेकिन अगर ना हो रहा हो तो मैक्सिमम इतनी बार एग्जीक्यूट करें। तो वो तीन स्टाइल करनी है, दोनों को मिक्स कर देते कभी कभी हम। तो इसलिए बहरहाल लेकिन दो बुनियादी स्टाइल हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम काउंट कंट्रोल रेपिटेशन में देखते हैं कि इसके जो लाजमी बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए जो गिनती को मेंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 10 बार एग्जीक्यूट करना है। अब 10 की गिनती मेंटेन करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, उसको हम कहेंगे इंडेक्स वेरिएबल। सपोज हम उसे आई कह देते हैं, तो अब इसका मतलब है कि तो कोई चीज 10 बार रिपीट करनी है तो मुमकिन है कि आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक वेरी करे। आई की स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, मैंने 1 से 10 कहा तो इस केस में 1 स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, 10 मैंने आखिरी वैल्यू कही तो वो फाइनल पॉसिबल वैल्यू हो गई। चौथी चीज हमें रिक्वायर होती है उसके लिए, वो ये है कि लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन दैट कंपेयर्स आई विद इट्स फाइनल पॉसिबल वैल्यू। यानी हमने ये बार बार ध्यान रखना है
कि आई जो है वो 10 से बढ़ ना जाए, 10 से बढ़ ना जाए। अगर आई 10 या 10 से कम है तो वो काम कर दें, रेपिटिशन कर दें वरना ना करें। तो कंडीशन हमें चाहिए लूप कंटीन्यूएशन कंडीशन। 5वीं चीज़ जो हमें तय करनी पड़ती है कि वो इंक्रीमेंट कैसा हो। हमें इंक्रीमेंट करना है यानी कि पहले i को 1 रख के काम किया, फिर i को 2 रख के काम किया, फिर i को 3 रख के काम किया। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो पॉजिटिव 1 का इंक्रीमेंट है। यानी एक हम हर आइटरेशन के बाद, लूप के हर चक्कर के बाद, लूप के हर पास के बाद, हर आइटरेशन के बाद i में 1 का इज़ाफ़ा कर रहे हैं। तो हमें 5 एलिमेंट्स स्पेसिफाई करने होते हैं। These may be regarded as the essentials of any count controlled loop. These essentials are always exist explicitly or implicitly for a count controlled repetition. यानी जब भी आप काउंट कंट्रोल लूप बनाएंगे, कोई सी भी हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, तो ये 5 एलिमेंट्स जरूर वहां पे वो जो है वो तय हो रहे होंगे, चाहे वो एक्सप्लिसिटली तय हो या इम्प्लिसिटली तय हो। As mentioned under skill 12, there are two looping constructs in Python. एक फॉर लूप है और एक व्हाइल लूप है। यानी लूप्स बनाने के लिए चाहे वो कोई सी बनानी हो, सेंटिनल बनानी है या काउंट कंट्रोल बनानी है, तो जो 2 लूप्स एग्ज़िस्ट करती हैं पाइथन में और अक्सर लैंग्वेजेज़ में, उनमें से एक का नाम है फॉर लूप और एक का नाम है व्हाइल लूप। तो इस स्किल में हम फॉर लूप पे बात करेंगे। फॉर लूप का स्टाइल ये है कि ये समझ लें वो जो मैंने सेलेक्ट किया है अभी, स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक या स्वीट ऑफ द स्वीट भी हम कह सकते हैं, ब्लॉक और स्वीट ऑफ द फॉर लूप। इसमें जो मैंने मिसाल दी कि 10 स्टेटमेंट्स हैं, छठी, 7वीं, 8वीं को आपने बार-बार रिपीट करना है। तो ये जो पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया है और उसको इंडेंट किया होगा, तो ये यूँ समझ लें कि छठी, 7वीं, 8वीं स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ गई। उससे पहले ये इशारा लिख देना है। क्या इशारा है? फॉर आई जो वेरिएबल नाम रखा है आपने, इन और इन के बाद हमने कोई ना कोई सीक्वेंस दे देना है। ये जो पाइथन का स्टाइल है। इन का वर्ड लिखना है, उससे पहले वेरिएबल आएगा, उससे पहले फॉर आएगा और जो है वो फिर कॉलन आ जाएगा। और जब ये लूप खत्म होगी, तो उसके बाद छठी, 7वीं, 8वीं के बाद जो 9वीं स्टेटमेंट है, उसकी इंडेंटेशन खत्म करके उसे पीछे को ले आना है। ये एक जनरल बात है इसमें। अच्छा, अब हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये कोई भी आइटरेबल सीक्वेंस है। पाइथन में इसमें अच्छी खासी वैरायटी देता है, यहाँ पे क्या कुछ आ सकता है, ये आगे हम एग्जांपल्स में तय करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन रोक कर इस सारे को पढ़ भी ले तो बहुत अच्छा है। पहला स्टाइल क्या पॉसिबिलिटी है? पाइथन में एक स्ट्रक्चर होती है, एक डाटा स्ट्रक्चर आप उसे कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेंज। तो रेंज एन का मतलब क्या है? रेंज एन जब भी मैं कहूंगा इसका मतलब है 0, 1, 2, 3 एन माइनस 1 तक ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो बेसिकली हमें सीक्वेंस देना है। तो इसका मतलब क्या है? सपोज मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ अगर, तो रेंज 5 का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4 4 तक जाना है, नहीं 5 लिखा हुआ है तो एक पहले तक रुकना है उसमें, 0, 1, 2, 3, 4। अब हम कह रहे हैं फॉर आई इन 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखने का ये मतलब होगा 0, 1, 2, 3, 4। तो आई की पहले वैल्यू, आई की वैल्यू पहले 0 होगी, उसके लिए लूप के अंदर आके एग्जीक्यूट कर लें, फिर आई की वैल्यू 1 रख के एग्जीक्यूट करें, फिर 2 रख के एग्जीक्यूट करें, फिर 3 रख के और फिर 4 रखें। इस तरह 5 बार ये लूप चलेगी, यानी ये जो अंदर वाली स्टेटमेंट्स हैं, ये अंदर वाली ये 5 बार एग्जीक्यूट होंगी। पहले आई 1 0 के लिए, फिर आई 1 के लिए, फिर आई 2 के लिए, फिर आई 3 के लिए, फिर आई 4 के लिए, क्योंकि यहाँ हमने 5 लिखा था। तो सबसे पहला स्टाइल ये वाला है। तो ये फॉर इसी को देख लें, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कर दिया है कि आई इन रेंज 5, अगर आप अपने जो है वो सॉफ्टवेयर में जुपिटर में या कोलैब पे अगर आप ये लिखें स्टेटमेंट फॉर आई इन रेंज 5, और जो अंदर स्टेटमेंट है जो वहां छठी, 7वीं, 8वीं की बात कर रहा था, यहाँ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट ये है कि जो भी मौजूदा आई की वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। तो वो पहली बार में आई 0 था तो 0 प्रिंट हो गया, अगली बार में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट समझने की बात ये है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट होगी। एक बार आई 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। और ये 0 से 4 तक जाना हमने यहाँ पे तय कर दिया रेंज 5 में। क्योंकि रेंज 5 का मतलब क्या है? यूं समझ लें कि एक सीक्वेंस है, इसका मतलब है उसकी उनकी वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट दूसरा स्टाइल वो है जी, हम 2 बातें देंगे। रेंज एक तो n बताएंगे और n से पहले स्टार्टिंग नंबर बताएंगे। हमने पहले स्टार्टिंग नंबर नहीं बताया, हमने कहा 5 से पहले तक जाना है, लेकिन शुरू कहां से करना है वो नहीं बताया, तो इसका मतलब ये होता है शुरू 0 से करना है। आई की पहली
फॉर आई में आई की पहली पॉसिबल वैल्यू 0 होगी। हम अगर हम 0 के अलावा कुछ और रखना चाहते हैं तो हमें शुरू में बस वो वैल्यू बतानी पड़ेगी, उसका नाम सपोज स्टार्ट है। अब यहाँ पे स्क्रीन रोक के आप इस सारे को पढ़ें, अगरचे फर्स्ट टाइम पढ़ने में इसका मतलब आपको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, मफ़हूम बड़ा आसान सा है। वो ये है कि सपोज़ लिखा है 2, 7, इसका मतलब है 2 से शुरू करना है और 7 से पहले तक रुक जाना है। 1-1 का इज़ाफ़ा करते आगे जाना है और 7 से पहले तक रुक जाना है। तो अब इसमें खाली 7 लिखा होता तो हम जाते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। अब हमने ब यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब है स्टार्ट 0 से नहीं करना बल्कि 2 से करना है। तो जो लूप के अंदर वैल्यूज़ आएँगी यहाँ पे अंदर हम जाया करेंगे, तो i की वैल्यू पहली बार में से 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। अगर आप प्रिंट के अलावा यहाँ कोई और जुमला लिख देते हैं साथ में, तो वो जुमला भी प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज यानी -8 से लेकर हमने -2 को तक जाना है। अब -2 बड़ी वैल्यू है, आगे को जा रहे हैं हम। तो -8 फिर -7 है, -6, 5, 4, 3 और 3 और आगे -2 है, -2 से पहले रुक जाना है, तो -2 से पहले कौन है? -3 है। तो ये एक और एग्ज़ाम्पल आ गई है, एग्ज़ीक्यूट करके दिखाई गई है। इसके बाद -5 से शुरू करें और 3 से पहले तक जाएँ, तो हमें 2 पे रुक जाना है। तो ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएँगी। यानी ये जो फॉर लूप का हेडर है, ये लाइन जिसे सेलेक्ट किया है मैंने, ये तय कर रही है कि कितनी बार रेपिटिशन होगी और जो आई वेरिएबल है कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा। और जब वो कोई भी आई तय हो जाएगा, जब लूप के अंदर आया करेंगे, जो भी यहाँ लिखा हुआ है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस केस में सिंपल एक काम लिखा हुआ है कि जो भी आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली वो वाला एक्शन हो जाएगा। इन जनरल हमें 3 बातें बतानी होती हैं। स्टार्टिंग वैल्यू, फाइनल और दूसरे नंबर पे वो वैल्यू जिससे आगे नहीं जाना, उससे पहले रुक जाना है। उसे फाइनल वैल्यू नहीं कह सकते हम, बल्कि उससे पहले रुकना होता है हमने। तीसरी चीज़ है इंक्रीमेंट किसका होगा। अब हमने पिछले 2 एग्ज़ाम्पल 3 एग्ज़ाम्पल्स में इसमें भी और इसमें भी और बल्कि यहाँ ऊपर भी हमने 5 के बाद कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। इसका मतलब है हमने इंक्रीमेंट या स्टेप साइज़ मेंशन नहीं किया। तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 1। हम 1 लिख भी दें कोई हर्ज नहीं है, 1 ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं है। 1 7 लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। 1 लिख दिया है तो अब भी ये 6 तक जाएगा क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि स्टेप की वैल्यू 1 है। अगर हम स्पेसिफाई ना करें तब भी स्टेप की वैल्यू 1 ही होती है। या स्पेसिफाई हमें तब करना चाहिए जब अब 1 के अलावा कोई और वैल्यू हो। मिसाल के तौर पे -1 जैसा इस केस में 6 से शुरू करें, 0 से पहले तक जाएँ और लेकिन -1 का हिसाब रखें, तो पहले वैल्यू 6 होगी, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, 1 पे रुक जाना है। क्योंकि 1 के बाद मज़ीद -1 किया तो 0 आ जाएगा, तो 0 से पहले हमने रुकना है। इस तरह से ये एक एग्ज़ाम्पल ऐसे नोट करें, -5 से शुरू करें, 5 तक जाएँ, यानी 5 से पहले तक, लेकिन 2 के इज़ाफ़े से। फिर -5 आ गया, फिर i की वैल्यू -3 आ गई, अंदर आ गए फिर हम, फिर i की वैल्यू -1, फिर 1, फिर 3, तो ये इनफैक्ट यहाँ पे ये मिस्टेक लग रही है, नहीं सॉरी यस मिस्टेक नहीं है, हमने 5 से पहले तक रुकना है, तो 3 पर आ गए हैं। अगर 3 में 2 ऐड करें तो 5 आ जाएगा ये फाइनल दरमियान वाला, तो 5 तो लेकर नहीं आना, उससे पहले हमने रुकना है, तो लिहाज़ा 3 हमारी आखिरी पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। हमने क्या कहा -5 से शुरू करें, 5 से पहले रुक जाएँ, लेकिन शुरू करने के बाद जो आएगी जो सीक्वेंस बनेगा हमारा, यानी इस बात का मतलब क्या है? सिर्फ इतने को अगर आप प्रिंट करवाएँ रेंज -5, 5, 2 तो इसका मतलब ये होगा -5, -4, -3, -5, -3, -1, 1 और 3। तो अब i इसमें वैरी कर रहा है, तो i यही सारी वैल्यूज़ बारी-बारी अज़्यूम करेगा और जब भी लूप के अंदर आएँगे i के मुतल्लिका वैल्यू हमने प्रिंट करवाने की स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से एक और एग्ज़ाम्पल है कि 5 से लेकर -5 तक जाना है, पीछे छोटी वैल्यूज की तरफ जाना है और -2 का इंक्रीमेंट है, यानी 2 को माइनस करना है हर बार, जो है वो सीक्वेंस के एलिमेंट्स में। तो 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। पाइथन का एक खसूसी स्टाइल ये भी है, बजाय इसके कि आप रेंज के जरिए से वैल्यूज तय करें, आप खुद से भी इस तरह बड़ी ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चल के चैप्टर नंबर 7 में आप स्टडी करते हैं लिस्ट्स को, जो कि पहले चैप्टर 2 में थोड़ा-सा देखकर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिस्ट भी लिख सकते हैं
उसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 लिखें, जो मर्ज़ी उसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिख दें, इंटीजर वैल्यूज़। तो ये बल्कि इंटीजर ना भी हों, किसी भी किस्म की लिस्ट हो, अकॉर्डिंगली आई की वैल्यू वो बनती जाएगी। तो ऊपर वाले काम इस तरह से भी हो सकते हैं अगर वैल्यूज़ थोड़ी हैं। तो इसमें आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। बदल भी सकते हैं 4, 8, 12, 16, 20। तो आई की पहली वैल्यू 4 होगी, फिर 8 होगी, 12 होगी, 16 होगी, 20 होगी। तो हर बार वैल्यू आई की नई वैल्यू आकर लूप के अंदर आएँगे, अंदर एक ही काम हो रहा है, आई को प्रिंट कर रहे हैं, तो वैल्यूज़ वो प्रिंट हो जाएँगी। ये कुछ और प्रैक्टिसिंग भी की हुई है। ज़रूरी बात नहीं कि एलिमेंट्स की तादाद थोड़ी हो या तादाद जो है वो जो उनकी वैल्यूज़ हैं, वो नेगेटिव हो, पॉज़िटिव हों, वो कोई ख़ास सीक्वेंस हो, कोई इंक्रीज़िंग या डिक्रीज़िंग कोई शर्त नहीं है। वो वैल्यूज़ छोटी-बड़ी और किसी भी तरतीब में हो सकती हैं। बस आई ने पहली वैल्यू 4 लेनी है, इस केस में फिर 8 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर 17 लेनी है, फिर -5 अंदर आके जो भी करेंगे इसके से प्रिंटिंग करें तो वैल्यूज़ प्रिंट होती चली जाएँगी। तो तरतीब यही फ़ॉलो होगी लेकिन जो गिवन तरतीब होगी। अब वो तरतीब में वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस है या नहीं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि यहाँ तक है कि वो कोई स्ट्रिंग भी हो जाए, बीच में ही वो फ्लोट भी चल रहे हैं, बीच में स्ट्रिंग है, बीच में इंटीजर है, जो भी है, आई की वैल्यू वही बनती चली जाएगी, ये स्पेशलिटी पाइथन की है। अब आते हैं कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत सिंपल से आपके पास बुक मौजूद होगी, आप उसमें से सामने बुक ओपन करें, मैं ऐसे जल्दी में कुछ 3-4 प्रोग्राम्स अ, सो इसमें हम गो थ्रू कर लेते हैं। अब हमें फ़ॉर्मूला पता है कि सेल्सियस पूछे सी और उसके बाद एफ निकालें और इस फ़ॉर्मूले से प्रिंट कर दें। हम कहते हैं ये काम हमने 1 के लिए नहीं करना बल्कि कई वैल्यूज़ के लिए करना है, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ के लिए करना है। यानी ये काम 10 बार करना है। पूछना है 10 बार और जो है 10 सेल्सियस वैल्यू लेनी है और अकॉर्डिंगली वैल्यू पूछी सी की, कन्वर्ट किया एफ में और प्रिंट कर दिया। ये काम 10 बार करना है। तो हम लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज 10 रेंज 10 जिस तरह ऊपर में रेंज एन लिखा था तो रेंज 10 आ जाएगा। या हम सीक्वेंस बना के खुद से ऐसे लिख देते हैं। तो दोनों तरीके पॉसिबल हैं पाइथन में। ये तरीका बल्कि थोड़ा लेंथी है, वो निस्बतन आसान है। यानी अगर हम ये लिख दें रेंज 10 इसको आगे वाले कमेंट कर दें, तो ये तब भी ऐसे ही वर्क करेगा। ये वाला हिस्सा चूज़ कर लें, यानी ऐसे लिख दें कमेंट बगैर कमेंट के या फिर आप इसको ऐसे लिख दें, रेंज 10 तब भी ये सेम वर्क करेगा। आखिर में कॉलन आना ज़रूरी है। तो ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो आई की वैल्यू पहले होगी इस केस में 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, तो 10 बार चलेगा। इस केस में आई की पहली वैल्यू 0 होगी और 9 तक जाएगी। तो हल हर चक्कर में जो है आई की जो भी वैल्यू लेके अंदर आ जाएँ, इस बार हम आई को प्रिंट नहीं करवा रहे बल्कि आई को टच ही नहीं कर रहे। हम हर बार सिंपल एक पहले सी पूछ रहे हैं, उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसमें सी को इस्तेमाल करके उसकी फ़ारेनहाइट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मालूम की और फ़ारेनहाइट प्रिंट कर दिया। तो 10 बार ये काम हो जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4.2 इसमें हमने वो बिल वाला प्रोग्राम किया हुआ है। हमें जो जो ख़ास काम जो बस हमने करना है, वो ये करना है हमने कि हमने ये पूछना है पहले कस्टमर से जो प्रोग्राम रन हो हमारा, हम ये पूछ लें कितने कस्टमर्स या कंज्यूमर्स सब के लिए हमने बिजली का बिल मालूम करना है। तो रेट 1, 2, 3 पहले की तरह आ गए। हमने सपोज़ कहा कि 10 कस्टमर हैं या 5 कस्टमर हैं, सपोज़ 5 कस्टमर हैं, तो एन की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ पर हम जो लूप बनाएँगे वो 5 आ जाएगा। अब नोट करें, ये लाइन नंबर 7 से लेकर लाइन नंबर 7 से लेकर 7, 8, 9 उसके बाद ये 10 है, यहाँ पे एक्चुअली वो थोड़ी-सी सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है, वो हम सेट कर सकते हैं, वो हम चाहे बाद में भी सेट कर लें। ये जस्ट 10 है असल में, ये थोड़ा-सा जगह यहाँ पे मसला आ गया तो ये थोड़ा टूट गया था, ये 10 है। 10 नंबर लाइन है, फिर 11 है, 12, 13, 14 तो आप नोट करें कि ये लाइन नंबर 7 से लेकर लाइन नंबर 14 तक ये काम पहले भी करते आ रहे हैं हम। जो फ़ॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, इफ कंडीशन साथ के पहले यूनिट पूछें, अगर वो 101 से कम है तो बिल ये, 201 से कम है तो बिल ये है, एल्स फिर या फिर आखिर सूरत ये है कि ये वाला फ़ॉर्मूला जो
लाइन नंबर 13 पे लिखा है, ये वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई होगा बिल कंप्यूट करने के लिए, बाद में बिल को प्रिंट कर दें। ये काम पहले करते हुए आ रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं जस्ट कि ये वाला काम हमने कई बार करना है, n 5 आया तो 5 बार करना है। तो हमने ये सबको इंडेंट कर दिया, ये जो डार्क पट्टी नज़र आ रही है टर्कॉइज़ कलर की, समझ लें कि हमने इतना आगे खिसका दिया, सबको इक्वल इंडेंटेशन पे कर दिया, उतना-उतना आगे कर दी हर लाइन। और जो पहले से आगे थी वो भी अकॉर्डिंगली उतना आगे शिफ्ट होगी, क्योंकि वो इफ के अंडर है, यहाँ पे इंडेंटेशन ये वाली ज़रूरी थी, बिल से पहले इज़ाफ़ी इंडेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला बिल का पोर्शन इफ के अंडर है, ये हम पहले सीख के आ चुके हैं। और ये सारा इंडेंट कर दिया, ये फॉर लूप के अंडर है। तो जस्ट ये बताना है, इशारा नोट करें, सिर्फ ये देना है हमने कि फॉर आई इन रेंज फलां, जो भी 5 हो, 10 हो, 6 हो, 12 हो, 500 हो, 1000 हो, 10 करोड़ हो, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। उतनी बार ये अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो अब ये नोट करें कि बार बार उस तरह से ये पूछ रहे हैं यूनिट्स और बिल बना के दे रहे हैं। यूनिट्स पूछे, पहले भी ये पूछा कितने कस्टमर है, 4 कस्टमर्स हैं। तो पहले यूनिट्स पूछे, फिर बिल का रेट बताया, फिर यूनिट्स, फिर बिल, फिर यूनिट्स, फिर बिल। तो अंदर वाला काम वैसे ही हो रहा है जैसे पहले देख कर आ चुके हैं। एक और छोटा-सा प्रोग्राम है, इसमें ये लाइन नंबर 4 से लेकर 12 तक वो सारा मैकेनिज़्म है, जिसमें हम आवरली रेट पूछते हैं और जो है वो कितने घंटे काम किया, और उसके बाद हम अगर 35 घंटे से कम काम किया है, तो 35 घंटे या उससे कम काम किया है तो पे सैलरी का ये रेट है। अदरवाइज़ जो पहले 35 घंटे हैं उन पे ये रेट लगेगा, और जो अगले 35 से ऊपर वाले घंटे, यानी टोटल घंटों में से 35 निकाल दें, जो ऊपर वाले आ जाएँगे, उनको रेट का 1.5 गुना देना है, तो ये उतना ऐड कर दें उसमें, तो ग्रॉस पे ऐसे बनेगी, और उसके बाद सैलरी या ग्रॉस पे प्रिंट कर दें। ये वो चीज़ हम पहले करके आ चुके हैं। अब हमने यही वाला काम कई बार रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है पूछ लेते हैं, कि कितने एम्प्लॉइज़ की सैलरी मालूम करनी है? वो कहे जी हमने 15 एम्प्लॉइज़ की सैलरी मालूम करनी है, तो एन की वैल्यू 15 हो जाएगी उस केस में, 15 एंटर किया जाएगा एग्ज़ीक्यूशन टाइम पे। और ये वो लाइन है जो बता रही है कि भाई जो नीचे वाला काम है, जिसमें रेट पूछना है आवरली और कितने घंटे काम किया वो पूछना है, फिर पे सैलरी बनानी है, ग्रॉस पे बनानी है उसकी वीकली, जो भी है उसकी ड्यूरेशन की। तो ये काम कितनी बार रिपीट करना है, वो हमने लाइन नंबर 3 में स्पेसिफाई कर दिया कि नीचे वाला काम इतनी बार रिपीट करो, और इन सारों को आगे को हमने इक्वल इंडेंटेशन दे देनी है। तो ये जो अब नोट करें कि सिर्फ ये जो इज़ाफ़ी काम हो रहा है, ये लाइन नंबर 3 वाला, और किसी हद तक चलो 1 वाला भी कह लें, ये नया काम है जो कि लूप से मुतल्लिक है, हमारा मौजूदा स्किल है। बाकी ये लाइन नंबर 4 से लेकर 12 तक सब कुछ वही है। तो पिछले चैप्टर्स में जितने प्रोग्राम्स भी आ चुके हैं, उसमें आप ये वाला काम कर सकते हैं। यहाँ पर अब उसमें किसी एक काम की रेपिटिशन नहीं थी, बल्कि ये मौजूद था कोई नंबर, उसको जो है वो उसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने से पहले उसके इंडिविजुअल डिजिट्स को सेपरेट करके उसको ऐड करें या कुछ भी करें, हम वो कर सकते हैं। तो इस केस में सम करना था, कि प्रोग्राम ही यही है कि इंटीजर के डिजिट्स को सम करें। तो यहाँ से हम ये करेंगे कि इंटीजर पूछ लिया, उसे एक्स में रख लिया, और जो एसटीआर एक वो फंक्शन है, उसको हमने एक्स किया और स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया उस एक्स को वक्ती तौर पे। पहले हमने स्ट्रिंग लिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एसटीआर एक्स की वजह से वो दोबारा वो जो उसकी वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुई, उसकी हम लेंथ पूछ रहे हैं। इसमें एक्स में तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि स्ट्रिंग ऑफ एक्स एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसकी लेंथ मालूम कर लें। इससे ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं आपके इंटीजर में, वो मालूम हो जाएँगे। तो एक्स एक इंटीजर आ गया हमारे पास, और उसमें इतने एन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। उसके बाद ये वो पहले भी कोड किया था, उसी तरह का कोड है कि हमने एक्स को रखा एक्सपी में, यानी सँभाल लिया एक्स हमने, प्रीवियस को एक्सपी में रख दिया, और अब हम एक्स पे तब्दीली करेंगे, एक्स तब्दील होता जाएगा। सम इक्वल टू 0 हमने एक वो वेरिएबल रख लिया, क्योंकि हमने क्योंकि हमने लूप में इंटीजर के हर डिजिट्स पे जाते-जाते उसको अलग करते-करते हमने उसको कहीं ऐड करना है। अच्छा जी, कितनी बार रिपीट करना है? रेंज n, जितने उसमें डिजिट्स हैं उतनी बार रिपीट करना है। यानी अगर 5 डिजिट्स वाला इंटीजर है तो 5 वैल्यूज़ 5 बार एडिशन होगी, 5 वैल्यूज़ को ऐड करने की बात होगी। तो इस तरह से ये हम कर रहे हैं इसको। डिजिट इज़ इक्वल टू x परसेंटेज 10, यानी उस नंबर को 10 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया है वो हमारा डिजिट है, और उसको हमने सम में ऐड कर लेना है। लेकिन अगली बार के नंबर कहाँ चाहिए, वो ऐसे चाहिए होगा कि हम x को 10 पे डिवाइड करेंगे, और जो इंटीजर क्वोशिएंट आएगा वो हम अगली बार के लिए रख लेंगे। ये वो टेक्नीक है जो पहले पढ़ के आ चुके हैं। लाइन नंबर 12, 13, 14 का एक ही काम है, इनमें से कोई एक यूज़ कर लें। हमने 3 स्टाइल यूज़ कर लिए हैं सिर्फ़ इस काम के लिए कि यहाँ पे थोड़ा रिवीजन हो जाए,
कि प्रिंट स्टेटमेंट कैसे-कैसे आ सकती है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें हमने वो प्लस का सिंबल यूज़ किया है, यानी स्ट्रिंग्स जोड़ने वाला काम किया है। तीसरा वाला स्टाइल को बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। ये तीनों स्टाइल हम चैप्टर 2 में स्टडी करके आ चुके हैं, यहाँ हमने तीनों की प्रैक्टिस कर ली। अगर हम चाहते तो हम चेंज ना भी करते। एसटीआर फंक्शन भी वहाँ पढ़ के आ चुके हैं। लेंथ फंक्शन थोड़ा-सा नई चीज़ थी, ये हमने बता दिया कि इसका मकसद क्या है, कि स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये स्किल नंबर 20 मुकम्मल कर लिया। मकसद क्या है इसका? काउंट कंट्रोल्ड रेपिटिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्किल इस लिहाज से कि हमने इसमें तय करना सीख लिया कि सिंपलेस्ट लूप कैसे बनाते हैं। तो ये उसका स्टाइल है कि हमें कोई इंडेक्स वेरिएबल लेना है, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू या इंक्रीमेंट का स्टाइल करना है। अब यहाँ पे देखें हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि एंडिंग वैल्यू इससे आगे नहीं जानी चाहिए। इंक्रीमेंट हमने नहीं बताया कि 1 है, लेकिन वो इम्प्लिसिटली यहाँ मौजूद है। यानी इसको हम यूँ भी लिख लें कि 0 से शुरू करें, 5 तक जाएँ और 1 का इंक्रीमेंट हो, और आई वो वेरिएबल है, और कंडीशन यहाँ पे फिर छुपी हुई है कि हर बार चेक करना है। पहली बार में आई को 0 रखा, अंदर आए, अंदर वाला काम किया, फिर आगे आए, आई में 1 का इज़ाफ़ा किया और इज़ाफ़ा करके चेक किया, क्या वो 5 से कम है? अगर वो 5 से कम है तो दोबारा अंदर आ जाएँ। तो इज़ाफ़ा करने में 1 हुआ था, 1 5 से कम है, अंदर आ गए, हम काम किया। फिर हमने आई में 1 का इज़ाफ़ा किया, वो 2 हो गया। आई 2 हुआ, अब चेक करें क्या वो 5 से कम है? अगर 5 से कम है तो अंदर आ जाएँ। तो इस तरह जो लूप जो कंटिन्यूएशन कंडीशन है कि 5 से बढ़े ना या 5 के इक्वल भी ना हो, तो वो कंडीशन हर बार चेक होगी। तो यहाँ पे वो कंडीशन इम्प्लिसिटली मौजूद है। तो जब भी काउंट कंट्रोल लूप बनेगी, ये 5 चीज़ें मौजूद होंगी, चाहे वो एक्सप्लिसिट लिखी गई हों, चाहे वो इम्प्लिसिट हों। क्योंकि बाज़ औक़ात लैंग्वेज अलाउ कर रही है कि ऐसा करने से वो इम्प्लिसिटली मौजूद है, तो है इसलिए वो है, क्योंकि लैंग्वेज हमें अलाउ कर रही है। तो इसकी अब आगे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।